आज मेरी शादी की पहली रात थी और इस रात लड़की बहुत अरमान और सपने सजाकर अपने पति के घर आती है। लेकिन मैं बेहद परेशान थी क्योंकि मेरी सहेलियों ने मुझे शादी से पहले बहुत डरा दिया था। इसलिए मुझे डर लग रहा था। मेरा दिल बुरी तरह से कांप रहा था। मेरा जी चाह रहा था कि मैं कहीं जाकर छुप जाऊं जहां मेरा पति मुझे देख ना सके, और डर की वजह से मेरे हाथ पांव ठंडे पड़ चुके थे। मुझे अपना दम घुटता हुआ महसूस हो रहा था कि तभी कमरे का दरवाजा खुला और मेरे पति रोहन कमरे में आ गए। उसे देखकर मेरी आंखों से आंसू बहने लगे। डर के मारे मैंने अपने बेड की चादर को अपने हाथों में दबोच लिया था। मैं जिस डर से गुजर रही थी यह मैं ही जानती थी। जैसे जैसे मेरा पति मेरे करीब आ रहा था, मेरा पूरा शरीर कांप रहा था। रोहन मेरे पास आकर बैठ गया। कुछ देर तक मेरे हसीन चेहरे को बड़ी मोहब्बत से देखने लगा। मैं बहुत खूबसूरत थी और यही मेरे लिए सबसे बड़ा मसला बन चुका था। जैसे ही उसने अपना हाथ मेरे हाथ पर रखा तो उसे इतना ठंडा महसूस हुआ तो वह कहने लगा, क्या बात है विधि, तुम इतनी ज्यादा नर्वस क्यों हो? अब मैं उसे क्या बताती कि मुझे शादी से डर लगता है। मैंने ना में सर हिला दिया। मैंने कहा, कुछ नहीं। वह कहने लगा, फिर तुम इतनी घबराई हुई क्यों हो? मैंने धीरे से कहा कि मुझे इस रिश्ते से डर लगता है। मेरी बात सुनकर वह हंसने लगा और मेरा हाथ थामकर मुझे तसल्ली देने लगा। कहने लगा कि परेशान मत हो। मैंने कहा, लेकिन मुझे बहुत डर लग रहा है। वह कहने लगा कि इसमें डर की कोई बात नहीं है और मेरे पास तुम्हारे इस डर का एक हल है। मैंने पूछा, वह क्या है? तो उसने मेरे हाथों को थामकर मुझे तसल्ली दी और फिर अलमारी से एक मेडिसिन लाकर मुझे दे दी। साथ में पानी का गिलास दिया। कहने लगा कि यह मेडिसिन खा लो। मैंने कहा कि ये कैसी दवा है? कहने लगा कि तुम्हारी सारी परेशानियों का हल इसी दवा में है। रोहन की बात को मैं समझ नहीं पा रही थी। मैं सोचने लगी कि मेरी सारी परेशानियों का हल एक गोली कैसे हो सकती है। खैर, डर इतना ज्यादा था कि मैंने उसकी बात को मान लिया और वह गोली खा ली। फिर रोहन मेरे करीब आने लगा। उसने मेरे दोनों हाथों को थामकर होठों से लगाए। मुझे अपनी मोहब्बत का इजहार करने लगा, लेकिन मैं यूं थी जैसे मेरे शरीर में कंपन पैदा हो चुकी थी। धीरे धीरे मैंने महसूस किया कि मेरी आंखों में खुमारी सी उतरने लगी और मैं नींद के आगोश में जाने लगी हूँ। चाह कर भी मैं खुद को छुड़ा नहीं पा रही थी और फिर कुछ ही पल लगे कि मैं गहरी नींद में जा चुकी थी। मेरी शादी के कुछ दिन पहले मेरी सहेलियां मुझे लेकर बैठ गई थी, जो कि पहले से शादीशुदा थी। मुझसे कहने लगी कि कुछ दिन बाद तुम्हारी भी शादी होने वाली है, इसलिए तुम्हें इन सब के बारे में पता होना चाहिए। मैं शादी के रिश्ते से बिल्कुल अनजान थी, इसलिए जब मेरी सहेलियों ने मुझे इसके बारे में बताया तो मुझे डर लगने लगा, क्योंकि उनके बताने का अंदाज ही डरावना था। कहने लगी कि पति अपनी पत्नी पर शादी की पहली रात बिल्कुल भी तरस नहीं खाता, और तुम तो खैर मानो, तुम्हारा इतना हसीन रूप देखकर तुम्हारा पति तो तुम्हारे साथ न जाने क्या। यह कहकर वे चुप हो गई और मुस्कुराने लगी। मेरा दिल धक धक करने लगा। उनकी अर्थपूर्ण बातें मेरे दिमाग और मेरे होश दोनों उड़ा चुकी थी, और शादी की रात का जो नक्शा मेरी सहेलियों ने मुझे बताया था, मुझे अब उससे डर लगने लगा था। इसलिए शादी की रात अपने पति के आने पर मैं बेहद डरी और घबराई हुई थी कि पता नहीं वह मेरे साथ क्या करेगा। लेकिन रोहन ने मेरी बात को सुनकर समझने की कोशिश की। उसने शायद मुझे नींद की गोली खिलाई थी, जिसे खाते ही मैं कुछ देर में सो चुकी थी। मुझे अपनी शादी की रात बिल्कुल भी याद नहीं थी। हाँ, इतना एहसास था कि मेरा पति मुझसे अपना हक वसूल कर चुका था, लेकिन सच तो शायद इतना भयानक था कि मेरी सोच भी उस तक नहीं पहुंच सकती थी, और मैं उससे बिल्कुल अनजान थी, जो बाद में मुझ पर खुलने वाला था कि शादी की पहली रात मेरे साथ क्या हुआ था। खैर, जब मैं सुबह उठी तो मेरा पूरा शरीर दर्द से चूर था। मैंने करवट बदली तो मेरी कमर में दर्द की लहरें उठने लगी और मैं दर्द से कहरा उठी। मेरे साथ लेटा मेरा पति फौरन से उठ बैठा। कहने लगा, क्या हुआ विधि? मैंने कहा, पता नहीं, मेरा सर बहुत भारी हो रहा है और मेरे शरीर में दर्द भी है। याद करने के बावजूद मुझे वह रात बिल्कुल भी याद नहीं आ रही थी। समझ नहीं आ रहा था कि मैं अपने चकराते सर को पकड़ूं या फिर अपनी दुखती कमर को। मैंने बेड पर नजर दौड़ाई तो मेरे हाथ में पहनी कांच की चूड़ियां टूटकर बेड पर बिखरी पड़ी थी। मैंने मुश्किल से अपना तकिया बेड के साथ लगाया और हाथों को बेड पर रखकर मुश्किल से उठकर बेड के पास खड़ी हुई।
मेरे बाल खुले हुए थे और मेरी बिखरी हालत मुझे इस बात का एहसास दिला रही थी कि मेरे पति ने रात को मेरे साथ कैसा व्यवहार किया होगा। मैं चाहकर भी अपने दर्द को बर्दाश्त नहीं कर पा रही थी और इसीलिए मैं रोने लगी। मुझे यूं रोता देखकर रोहन भी उठकर बैठ गया। कहने लगा, यह सब तो होता ही है, तुम्हें अपने आप को इस बात का आदी बना लेना चाहिए। फिर कहने लगा कि जब पत्नी खूबसूरत हो तो इंसान कैसे अपने जज्बात पर काबू पा सकता है। फिर तुम रात को इतना बहुत ज़्यादा डरी हुई थी, मुझे लगा कि अगर मैंने तुम्हें मेडिसिन ना दी तो तुम मुझे अपने पास नहीं आने दोगी और मैं अपनी यह रात बर्बाद नहीं करना चाहता था। यह कहकर बैठकर बाथरूम में चला गया, लेकिन मुझे अपना शरीर इस काबिल भी नहीं लग रहा था कि मैं चल सकूं। रोहन घर पर अकेला रहता था, उसके माँ बाप जिंदा नहीं थे। पहले तो मेरे माँ बाप इस रिश्ते पर राजी ही नहीं थे, कहने लगे अकेला लड़का है, हमें तो ऐसे रिश्ते समझ नहीं आते। लेकिन फिर मेरी माँ कहने लगी कि लड़का अच्छा खासा कमाता है, अपना घर है, अगर उसके माँ बाप जिंदा नहीं हैं तो उसमें उसका क्या दोष। जिस रिश्ते में कोई बुराई या कोई कमी ही नहीं है, अच्छा है ना, मेरी बेटी पर ससुराल का बोझ नहीं होगा। मैं नहीं जानती थी कि शादी की पहली रात ही मेरी यह हालत हो जाएगी कि मैं चल भी नहीं पाऊंगी। रोहन जब नहाकर बाहर आया तो मुझसे कहने लगा, देखो मेरे घर में तुम्हारी सेवा करने के लिए फिलहाल कोई नहीं है, इसलिए घर तुमको ही संभालना है। मुझे उसकी इस बात पर ऐतराज नहीं था, लेकिन मुझे अपना आप इस वक्त काबिल भी नहीं लग रहा था कि मैं उसका नाश्ता बना सकूं। वह अपनी बात कहकर कमरे से जा चुका था कि जल्दी से उठकर बाहर आओ और मेरे लिए नाश्ता बनाओ। जब मैं बेड से चलने लगी तो मेरी कमर में दर्द और ज्यादा बढ़ गया। कमर पर हाथ रखकर नहा धोकर कमरे से बाहर आई तो रोहन बाहर बैठा फोन पर किसी से हंसकर बातें कर रहा था, लेकिन जो बातें वह कर रहा था उसने मुझे शर्म से पानी पानी किया था। वह गुजरी हुई रात के किसी न जाने किसके साथ शेयर कर रहा था, वह भी बड़े ही बेशरम अंदाज में। मुझे रोहन का इस तरह अपनी पर्सनल बातें किसी के साथ शेयर करना अच्छा नहीं लग रहा था, लेकिन मैं एक दिन की दुल्हन थी, अब इस तरह रोहन से कुछ कह भी नहीं सकती थी। इसलिए सोचा कि बाद में उससे बात करूंगी, किस तरह की बातें बाहर नहीं बताते। मैं फौरन से किचन में चली गई। मुश्किल से ही मैंने अपना और रोहन का नाश्ता बनाया था। नाश्ते के बीच में झिझकते हुए रोहन से यह बात कह दी कि मेरी कमर में बहुत दर्द है, इसलिए शायद आज रात को मैं आपको समय ना दे सकूं। प्लीज आप भी मुझे डिस्टर्ब मत करना। रोहन उस समय चाय पी रहा था। मेरी बात सुनकर उसका कप होठों के करीब जाते जाते रुक गया। कहने लगा, देखो मैं तुम्हारे इस तरह के बहाने नहीं सुन सकता, मुझे हर सूरत में जल्द से जल्द औलाद चाहिए, इसीलिए मैंने तुमसे शादी की है। उसकी बात सुनकर मेरा दिल बेचैन सा हुआ। मैं नहीं जानती थी कि रात को मेरे साथ क्या हुआ, लेकिन जो हालत इस वक्त मेरी थी मैं शायद इस काबिल नहीं थी कि दोबारा उस तकलीफ को झेलती। लेकिन जैसे ही रात हुई मुझे लगा कि किसी ने मेरा दिल मुट्ठी में ले लिया हो। रात को फिर रोहन ने मुझे एक मेडिसिन दे दी। मैंने कहा कि मुझे नहीं खानी। वह कहने लगा कि यह नींद की दवा नहीं है। मैंने कहा, फिर यह किस चीज की दवा है? कहने लगा कि यह जल्द प्रेग्नेंट हो जाने की दवा है। यह सुनकर मैं उसकी शक्ल देखती रह गई कि उसे इतनी जल्दबाजी क्यों थी। मेरी शादी को कौन सा 4-5 साल बीत चुके थे, आखिर वह मुझे इतनी जल्दी प्रेग्नेंट होने की दवा क्यों दे रहा था? मैंने उससे पूछा कि इतनी जल्दी क्यों है, अभी तो हमारी शादी को कुछ ही दिन गुजरे हैं, आराम से 2-4 साल बाद बच्चा प्लान करेंगे, अभी तो खुद ही हमारे मौज मस्ती के दिन हैं। वह कहने लगा कि मैं कुछ नहीं जानता, तुम्हें अंदाजा नहीं है मुझे कितनी जल्दबाजी है बच्चे की, क्योंकि मुझे बच्चे बहुत पसंद हैं। शादी से ज्यादा मुझे बच्चों की ख्वाहिश थी, इसलिए मैंने तुमसे शादी की ताकि जल्दी से जल्दी शादी हो और मेरे घर में नन्हे मुन्ने बच्चों की किलकारियां गूंजे। इतना कहकर उसने वह दवाइयां मेरे मुंह में डाल दी। लेकिन मुझे हैरानी उस वक्त हुई जब पिछली रात वाली बेहोशी मुझ पर फिर से छाने लगी। उस वक्त मेरा दिमाग इतना काबिल नहीं था कि मैं यह बात सोचती कि अगर यह दूसरी दवा थी तो मुझे नींद क्यों आ रही थी, और फिर मुझे कुछ होश नहीं रहा। मैं दोबारा नींद की वादियों में उतर चुकी थी। बेहोशी के आगोश में भी मुझे अपनी सिसकियां अपने कानों में सुनाई दे रही थी, क्योंकि मुझे बहुत ज्यादा तकलीफ महसूस हो रही थी। दर्द की इतनी तेजी थी कि नींद के बावजूद मैं रो रही थी। सुबह मेरी आंख दर्द की वजह से जल्दी खुल गई।
उस वक्त मेरी कमर में इतना दर्द था कि मैंने रोहन को उठा दिया। मैंने कहा कि मेरी कमर में बहुत दर्द है, मुझसे सहा नहीं जा रहा, भगवान के लिए मुझे डॉक्टर के पास भेज दो। लेकिन वह गुस्से से कहने लगा, अभी तो दिन भी नहीं चढ़ा, तुम क्यों मेरी नींद का सत्यानाश कर रही हो? मैं तुम्हें पेन किलर देता हूँ, तुम वह खा लो। उसने मुझे एक दवा दी जिसे खाकर मेरे दर्द में बस थोड़ा सा फर्क हुआ और मैं दोबारा सो गई। लेकिन जैसे ही सुबह उठी दर्द फिर से उठने लगा। अब तो यह रोज का रूटीन बन गया था। लगातार 1 हफ्ते से मैं इसी तकलीफ से गुजर रही थी। लेकिन रोहन को मेरी किसी तकलीफ का कोई एहसास नहीं था। एक दिन वह ऑफिस से वापस लौटा तो मैंने कहा कि मुझे माँ के घर छोड़ दो। मुझे रोहन से दूर रहने का बस यही बहाना सूझा था। वह कहने लगा कि सवाल ही पैदा नहीं होता, जब तक मेरी औलाद पैदा नहीं होती मैं तुम्हें कहीं नहीं भेजूंगा। मुझे नहीं समझ आता कि उसे बच्चों की इतनी जल्दी क्यों थी। हर चीज अपने समय पर होती है। बच्चे का होना या नहीं होना मेरे बस में तो नहीं था। 8 दिन से मेरा यह हाल हो चुका था कि मैं चल फिर भी नहीं पा रही थी। पेन किलर खाकर अब मेरा मन डिस्टर्ब हो चुका था। मैं रोहन से डॉक्टर के पास जाने के लिए कहती तो वह इस बात पर मना कर देता। कहता कि डॉक्टर भी तुम्हें पेन किलर ही देगा। लेकिन इस बार जैसे ही वह घर से बाहर गया, मैंने अपनी माँ को बुला लिया और उनके साथ वह लेडी डॉक्टर भी चली आई। मैंने उसे कमर दर्द और पेट के निचले हिस्से में दर्द का कहा और मेरा हाथ अब भी मेरे पेट पर था। मैं 1 हफ्ते से यह तकलीफ सहन कर रही थी। डॉक्टर ने जब मेरा चेकअप किया तो अपने कानों पर हाथ लगाने लगी और जो बात उसने मुझे बताई वह सुनकर तो मैं सांस लेना ही भूल गई। मैं आकर डॉक्टर की बात सुन रही थी कि उसने क्या कह दिया। वह सच नहीं हो सकता था। मुझे अपने कानों पर विश्वास ही नहीं आ रहा था। मैंने नाम में सर हिलाया। मैंने कहा कि ऐसा नहीं हो सकता, आपको जरूर कोई गलतफहमी हुई है। वह कहने लगी कि मेरे पास ऐसे बहुत से केस आते हैं, इसलिए मैं जानती हूँ कि तुम्हारे साथ क्या हुआ है। फिर वह मुझसे पूछने लगी कि तुम उस वक्त होश में होती हो क्या? तुम्हारा पति तुम्हारे करीब आता है? तो मैंने नाम में सर हिला दिया, क्योंकि रोहन तो मुझे रोज मेडिसिन दे देता है जिसे खाते ही मैं गहरी नींद में चली जाती थी। लेकिन जो बात लेडी डॉक्टर ने मुझसे कही थी, मुझे उसकी बात सुनकर रोहन पर शक होने लगा था। मेरे दिल में अब रोहन के लिए शक पड़ चुका था। डॉक्टर कहने लगी कि अगर तुम्हारे पति को तुमसे मोहब्बत है तो वह तुम्हें नींद की दवा देकर ही क्यों तुम्हारे करीब आता है? इसकी वजह क्या है? इस तरह के सवाल सुनकर मुझे रोहन पर शक बढ़ने लगा। लेकिन मैं यह कैसे जानती कि सच क्या है, क्योंकि मैं पहले भी मेडिसिन खाने से इनकार कर चुकी थी। लेकिन वह जबरदस्ती मेडिसिन मुझे दे देता। डॉक्टर कहने लगी कि ऐसा करो कि तुम मुझे उस मेडिसिन का नाम बताओ। फिर मैंने कुछ सोचकर अपनी अलमारी में वह दवा ढूंढी तो मुझे वह दवा नहीं मिली। फिर मैंने डॉक्टर से कहा कि वह दवा तो मेरा पति ही लेकर आता है। इतना सुनकर डॉक्टर हंसने लगी। कहने लगी कि ऐसी कौन सी दवा है जो तुम्हारा पति इतना छुपा कर रखता है और रोजाना तुम्हें इनकार करने पर भी खिलाता है? तुम अपने पति की हरकतों पर नजर रखो, गौर करो तो तुम्हें मेरी बात सही लगेगी, तुम्हें समझ में आ जाएगा। उस वक्त मेरी माँ बाहर थी, हम दोनों ही आपस में बातें कर रहे थे, इसलिए मेरी माँ इन सब से अनजान थी और इसीलिए मैंने अपनी माँ को इन सब के बारे में कुछ नहीं बताया। मेरी माँ मुझे नसीहत देकर अपने घर जा चुकी थी। मैं पूरा दिन डॉक्टर की बातों को सोचती रही, लेकिन मेरे पास इन सब का कोई हल नहीं था। यह एक ऐसी बात थी कि मैं रोहन से भी नहीं कह सकती थी। मुझे अपने आप पर बिल्कुल बेबसी महसूस हो रही थी। मेरा जी चाह रहा था कि मैं अपनी माँ के साथ उनके घर चली जाऊं, लेकिन मेरी माँ मुझे कभी भी मेरे पति की अनुमति के बगैर अपने घर नहीं ले जा सकती थी। मुझे समझ नहीं आया कि मैं क्या करूं। फिर मैंने उठकर उस दवा को ढूंढना शुरू कर दिया, लेकिन वह दवा मुझे कहीं नहीं मिली। फिर बहुत ढूंढने के बाद मैंने नीचे अलमारी में एक लॉकर देखा जो कि लॉक था। मैं समझ गई कि रोहन दवाई इसी लॉकर में रखता है। रात को जब रोहन वापस आया तो उसे खाना दे दिया, लेकिन मेरी भूख तो उड़ चुकी थी। जो बात डॉक्टर मुझे बता चुकी थी उसके बाद मेरे दिमाग ने काम करना बंद कर दिया। मैंने खाना नहीं खाया और रात को सोते वक्त मैंने दूध का गिलास पी लिया। इससे पहले कि रोहन कमरे में आता मैं फौरन से बेड पर जाकर लेट गई और अपनी आंखें बंद कर ली ताकि रोहन को लगे कि मैं सो चुकी हूँ। हो सकता है कि वह मुझे सोया हुआ देखकर मेडिसिन न खिलाए और मुझ पर यूं बेहोशी सवार ना हो। मैं जानना चाहती थी कि रोहन रात को मेरे साथ क्या करता है। कुछ देर बाद रोहन कमरे में आया।
मुझे बेड पर सोता देखकर मेरे करीब आया और बाजू से हिलाकर उठाने लगा। कहने लगा कि उठ कर बैठो। मैंने अपनी आंखें खोली तो रोहन माथे पर बल चढ़ाए मुझे देख रहा था। मैंने कहा कि मुझे नींद आ रही है, मैं सोना चाहती हूँ। मेरी बात सुनकर रोहन कहने लगा कि यह बहाने तुम मेरे सामने मत लगाओ। मैं तुम्हें पहली बार कह चुका हूँ कि मुझे हर कीमत पर बच्चा चाहिए। चलो उठो और दवा खाओ। मैं उठकर बैठ गई। मैंने कहा कि आखिर आपने दवाई लॉकर में छुपा कर क्यों रखी है? मेरी बाकी दवाइयों के साथ रख दो, मैं खुद खा लिया करूंगी। मेरी बात सुनकर वह मुझे हैरानी से देखने लगा। कहने लगा कि तुम यह कैसे जानती हो कि मैंने तुम्हारी दवा को अलमारी के लॉकर में रखा है? मैं उसकी बात सुनकर घबरा गई। मैंने कहा कि ऐसे ही मैंने सोचा कि आज दवा खुद खा लेती हूँ, इसलिए मैंने दवा को अलमारी में ढूंढा, लेकिन वह दवा मुझे नहीं मिली। इसलिए मुझे लगा कि आपने लॉकर में रखी होगी। मैंने एक बहाना गढ़ दिया था। वह कहने लगा कि तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं है, मैं वह दवाई रोजाना तुम्हें खिलाता रहूंगा और जब तक बच्चा नहीं हो जाता वह मैं तुम्हें अपने हाथों से खिलाऊंगा। मैंने कहा कि मुझे पेट में बहुत दर्द हो रहा है, आप क्यों मुझे किसी डॉक्टर के पास लेकर नहीं जाते? और बच्चा पैदा करने के लिए पूरा ट्रीटमेंट होता है और वह कोई लेडी डॉक्टर ही मुझे बता सकती है। यूँ खुद से दवा खाना ठीक नहीं होता। मैंने सोचा कि शायद मेरी बात पर रोहन मुझे दवाई नहीं देगा, लेकिन वह कहने लगा कि मैं जानता हूँ कि वह दवाई बहुत ही कारगर है। तुम्हें किसी भी डॉक्टर से कोई इलाज की जरूरत नहीं है, तुम बस मेरी बात मानो, वही तुम्हारे लिए काफी है। और फिर मुझे वही दवाई खिला दी। और सुबह मैं अपनी बेबसी पर फूट फूट कर रो रही थी कि अगर यही रहा तो मैं बहुत जल्दी ही मर जाऊंगी, और इसीलिए मैंने अपना दिमाग चलाना शुरू कर दिया। रात के समय मैंने अपने मोबाइल का कैमरा ऑन कर दिया और ऐसी जगह रखा कि जहां से मेरा बेड आसानी से नजर आ सके। रात को रोहन ने मुझे वही दवाई खिलाई थी और मेरी वही हालत होने लगी। सुबह जब मैं उठी तो रोहन के ऑफिस जाने का इंतजार करने लगी। जैसे ही वह घर से बाहर निकला, मैंने जल्दी से मोबाइल उठाया और उसमें बनी वीडियो देखने लगी, और जिसे देखकर मेरे होश उड़कर रह गई। मैंने पूरी वीडियो भी नहीं देखी थी और मोबाइल को बेड पर फेंक दिया और अपने चकराते हुए सर को पकड़ने लगी। जो मेरा पति मेरे साथ करता वह कोई भी औरत बर्दाश्त नहीं कर सकती। इससे पहले कि रोहन वापस आता, मैंने अपने माँ बाप को घर बुला लिया और सारी सच्चाई उन्हें बता दी। यह सुनकर तो मेरी माँ रोने लगी और पापा अपना सर पकड़कर बैठ गए। रोहन अधूरा मर्द था। वह इस काबिल नहीं था कि बच्चा पैदा कर सकता, बल्कि वह तो इस काबिल भी नहीं था कि पत्नी के पास आ सकता और पति पत्नी का रिश्ता बना सकता, क्योंकि वह नामर्द था। वह अपना रोब मुझ पर जमाने के लिए, यह साबित करने के लिए कि वह एक पूरा मर्द है, रात को अपने दोस्तों को मेरे कमरे में भेज देता जो मेरे साथ बेदर्दी से सलूक करते। मेरे माँ बाप ने रोहन पर केस कर दिया और मुझे तलाक भी दिलवा दी। रोहन पर इन्वेस्टिगेशन की गई तो पता चला कि उसकी पहले भी शादी हो चुकी है और उसकी पत्नी ने उसे इसी बात पर तलाक दे दिया था कि वह नामर्द है। शायद अपनी इसी कमी को छुपाने के लिए उसने अपनी पत्नी को यह साबित करने के लिए कि वह औलाद पैदा कर सकता है, उसने मेरे साथ बहुत जुल्म किया और मेरी जिंदगी को नरक बनाकर रख दिया। जब मैं लेडी डॉक्टर के पास गई तो उसने मुझे यही बताया कि तुम्हारे साथ रेप हो रहा है और करने वाले एक से ज्यादा लोग हैं। यह बात झूठी नहीं थी। रोहन मुझे प्रेग्नेंट करने के बहाने से नींद की दवाई देता ताकि मेरे साथ यह घटिया खेल खेल सके और अपनी कमजोरी को छुपा सके। उसने अपनी पहली बीवी को यह जताने के लिए कि वह एक पूरा मर्द है, मेरी जिंदगी बर्बाद करके रख दी। पूरा 1 साल लग गया मुझे संभलने के लिए, क्योंकि जो दर्द और तकलीफ रोहन ने मुझे दी थी वह कम न थी। फिर मेरे माँ बाप ने मेरे लिए दूसरा रिश्ता देखा। इस बार उसकी भरी पूरी फैमिली थी। हाँ, लड़का शादीशुदा था और उसकी पहले से एक बच्ची भी थी। बच्चे की पैदाइश पर ही उसकी पत्नी चल बसी थी, लेकिन ना मुझे इस बात पर एतराज था और ना ही मेरे माँ बाप को। और आज मैं अपने भरे पूरे ससुराल में हंसी खुशी रह रही हूँ। मेरा पति मुझसे बेइंतहा मोहब्बत करता है और मेरी हर बात का ख्याल रखता है। मैंने भी उसकी बच्ची को सच्चे मन से अपना लिया और उसने सगी माँ की तरह प्यार देती हूँ। भगवान ने मुझे जितनी तकलीफें दी थी उसकी भरपाई एक अच्छे पति के रूप में देकर कर दी। मैं अपने भगवान का जितना धन्यवाद करती हूँ उतना कम है कि मुझे इतना प्यार करने वाला हमसफर दिया।
लड़की के माँ बाप यह सोचकर अकेले लड़के को अपने दामाद के रूप में चुनाव ज्यादा पसंद करते हैं कि अकेला है, हमारी बेटी पर ससुराल वालों का बोझ नहीं रहेगा। लेकिन मुझे लगता है कि ससुराल भरा पूरा हो, सास ससुर हो, तब लड़की अपने ससुराल में ज्यादा सुखी रहती है, क्योंकि पीछे से अगर पति कोई गलती करता है तो उसे डांटने के लिए सास ससुर मौजूद होते हैं। उसे सही राह दिखाने के लिए, उसे समझाने के लिए उसके माँ बाप का हाथ उसके सर पर होता है।